हेलो दोस्तों, चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमारी पॉलिटी स्पेशल एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस क्लास रन हो रही है, तो उसमें से हम डेली 20 क्वेश्चन पॉलिटी के जो हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो यूपीएससी सीडीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चनों को हम लेकर चल रहे हैं। और हमारा प्रॉपर मतलब जो मोटो है वो यही है कि उन क्वेश्चनों के थ्रू आपको जो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएसआई में जैसे थोड़ा क्वेश्चन उसका लेवल पॉलिटी का अच्छा रहता है, उसमें पॉलिटी के 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें क्या है, तो यूपीएसआई में पॉलिटी से जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने 24 क्वेश्चन आते हैं। तो उनका लेवल और सीडीएस या यूपीएससी के जो क्वेश्चनों का लेवल होता है उसमें थोड़ा ही डिफरेंस होता है। उसमें कथन वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पर जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो सेम ही होता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन हमारा, युवा संसद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा, यह चौथे अखिल भारतीय विव सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ की गई थी। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है हमारा, इसे बढ़ावा या प्रोत्साहन देने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय और राज्यों को जरूरी प्रशिक्षण देता है। हाँ, यह भी कथन सत्य है। तो युवा संसद योजना के बारे में दो कथन है, यह याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है जिससे होकर संसद में कोई साधारण विधेयक पास होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, पुनः स्थापना, फिर सैद्धांतिक चर्चा, फिर खंडशः विचार, फिर प्रमाणीकरण, लास्ट में सहमति होती है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुनः स्थापना का मतलब होता है उसे जो विधेयक बिल है उसे भेजना संसद में। सैद्धांतिक चर्चा में नॉर्मल चर्चा होती है, इसमें पूरा बहस नहीं होता कि ज़्यादा बहस होता है। अब खंडशः विचार में क्या होता है कि हर टॉपिक, जैसे बिल में बहुत सारी बात बोली गई है तो उसमें हर पॉइंट पे चर्चा की जाती है, अच्छी मतलब काफ़ी चर्चा इसी में होती है खंडशः विचार में। फिर प्रमाणीकरण होता है, लास्ट में सहमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न संसद में पुनः स्थापित साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला कथन है, सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जिसे कोई मंत्री या संसद सदस्य प्रस्तुत करता है। यह कथन गलत होने का रीजन क्या है, इसमें संसद सदस्य लिख दिया है। सरकारी विधेयक मतलब गवर्नमेंट बिल कौन से होते हैं? गवर्नमेंट बिल होते हैं जब सरकार की जो रूलिंग पार्टी होती है उसके कोई मंत्री लाए। अगर कोई मंत्री लाता है उस बिल को तो उसे सरकारी बिल कहते हैं। अगर उसी पार्टी का कोई सदस्य लाता है, जैसे जो मंत्री नहीं है, तो उस बिल को प्राइवेट बिल कहा जाता है। इस रीजन से पहला कथन है जो गलत हुआ। दूसरा कथन है हमारा, किसी विधेयक पर खंडशः विचार तृतीय वाचन में होता है। खंडशः विचार मतलब होता है पॉइंट, हर पॉइंट के जो बिल है, बिल के हर पॉइंट पे चर्चा की जाती है सदन में। विपक्षी वाले क्वेश्चन पूछते हैं और जो रूलिंग वाले होते हैं उसका उत्तर देते हैं, यही होता है खंडशः विचार। यह द्वितीय वाचन में नहीं, ये तृतीय वाचन में नहीं, ये द्वितीय वाचन में होता है। तो इस रीजन से दूसरा कथन जो हमारा गलत ठहरता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। संसद के साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अधिकतम 1 वर्ष तक रोक कर रख सकता है। साधारण विधेयक के बारे में बोला गया है, तो जो साधारण विधेयक को अधिकतम 6 महीने तक रोक कर रख सकता है, 6 महीने से अधिक नहीं। पर यहाँ बोला क्या, 1 वर्ष तक। इस रीजन से पहला कथन गलत होता है। दूसरे कथन पे जाते हैं। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह बिल्कुल गलत है। जो संयुक्त बैठक तो बुला सकता है राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर 110 के नहीं, 108 अनुच्छेद के तहत।
इस रीजन से गलत हुआ। तीसरा कथन है हमारा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नहीं, जब किसी विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो क्या होता है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, वो भी 6 महीने के बाद। तो जो संयुक्त बैठक पर आती है तो वह उसका जो अध्यक्ष होता है उससे जो लोकसभा का स्पीकर होता है, ना कि भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सिर्फ बुलाता है। तीस रीजन से तीसरा कथन भी हमारा गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि तीनों कथन बिल्कुल गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, किंतु दोनों सदनों द्वारा विधेयक में संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास वापस अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति कौन सा कदम उठा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विधेयक पर अनुमति के लिए राष्ट्रपति बात है। अब हम आपको सिंपल समझाते हैं। सिंपल में क्या है कि अगर राज्यसभा लोकसभा से कोई बिल पास होगा, राष्ट्रपति के पास जाता है कि राष्ट्रपति उसमें साइन करें, वो एक्ट बन जाए, जो बिल है वो अब एक्ट अधिनियम बन जाए, तो राष्ट्रपति उसके पास पावर होती है कि वो विधेयक को या बिल को, अभी तो बिल है, तो बिल को सदनों में भेज सकता है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, इसमें कुछ संशोधन कीजिए। अगर उसमें सरकार की मर्जी होती है कि सरकार चाहे संशोधन करे या ना करे। अगर वह दोबारा बिल फिर भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, तो इस बार राष्ट्रपति को कंपल्सरी मतलब बाध्य हो जाता है कि उस पर उसे साइन करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, विधेयक की अनुमति देने के लिए बाध्य है वो। अब वो दोबारा तो लौटा नहीं सकता। पहला कथन में है विधेयक को पुनर्विचार के लिए फिर से वापस लौटा सकता है, नहीं, सिर्फ एक बार ही लौटा सकता है। अब तीसरा कथन है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो तो है ऑप्शन नंबर बी। अब हम कथन पे देखते हैं कि जो कथन है हमारे वो जो सी डी गलत हुए हैं तो किस रीजन से गलत हुए। कथन सी है मेरा, विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है और ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाएगा। मतलब वो बिल को परमिशन देने से रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है। वह पॉकेट वीटो का यूज करके अपने पॉकेट में डाल सकता है या टेबल पे रख सकता है, हाँ रोक सकता है। पर अगर वो बिल पहली बार ही रोक सकता था, वो अगर वो बिल गया फिर उसके पास रिटर्न होकर वापस आया तब वो पॉकेट वीटो का यूज नहीं कर सकता। तो इस रीजन से सी गलत है और डी में तो कोई बात ही नहीं कि उसमें बोला उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन धन विधेयक के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहला कथन है हमारा धन विधेयक के बारे में, इसे मनी बिल बोलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। हाँ, कोई भी विधेयक कोई भी बिल मनी बिल है नहीं, यह जो इसका फाइनल निर्णय कौन करता है, वह लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर अगर किसी भी बिल को धन विधेयक बोल देता है तो उसे आप तो ना न्यायालय में चुनौती दे सकते, ना ही आप राष्ट्रपति के लिए चुनौती के लिए दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो राष्ट्रपति का, वो लोकसभा स्पीकर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होता है। तो इस रीजन से पहला कथन है सही है। इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है सही नहीं, ठीक है, पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है हमारा, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना अर्थ भेजा जाना आवश्यक है। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। मतलब मनी बिल आता कहाँ, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आता है, लोकसभा में भी वोटिंग होती है, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती। राज्यसभा में भेजा जाता है, 14 दिनों के अंदर वो अपनी सहमति देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो भी ठीक है। 14 दिन के बाद वह लोकसभा में जैसे पास हुआ है ऐसे ही उसे राज्यसभा में पास माना जाएगा। तो यह कथन भी सत्य है। कथन सी हमारा, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो धन विधेयक होता है उसे राष्ट्रपति ही रिकमेंड करता है। जब कोई धन विधेयक होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई बिल आया तो उसे धन विधेयक कौन कहेगा, या उसे लोकसभा का स्पीकर कहेगा, उसमें साइन करेगा कि हाँ यह बिल धन विधेयक है, ठीक है। फिर वह राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन में जाएगा, राष्ट्रपति उसे संसद में रखाता है। तो मतलब राष्ट्रपति के
सिफारिश के बाद ही आता है, तो राष्ट्रपति उसे क्यों रोकेगा या पुनर्विचार के लिए क्यों भेजेगा वो। जो कथन सी हमारा बिल्कुल सत्य है। कथन डी है हमारा, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पूरा स्थापित किया जा सकता है। गलत। धन विधेयक आपको बता दिया गया कि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में आता है। इसमें बोला है संसद के दोनों सदनों, मतलब राज्यसभा लोकसभा किसी में आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ लोकसभा में आता है, लोकसभा में ही आप रख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि पूछा है कौन सा कथन फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। पहला है हमारा, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनिमय धन विधेयक में आता है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनिमय, बिल्कुल सत्य है। कथन सी है हमारा, भारत की संचित नियत या आकस्मिक नीति की अभिरक्षा, बिल्कुल सत्य है। कथन डी है हमारा, जुर्माने और अर्थदंड के संबंधित कूपन, यह कथन गलत है। तो जैसा कि इसका नाम है धन विधेयक मतलब मनी बिल, तो मनी बिल के बारे में अगर पैसा सरकार निकालती है तो उसमें क्या होगा, जुर्माना अर्थदंड नहीं। सरकार अगर पैसा खर्च कर दी, एक्स्ट्रा खर्च कर दी या पैसा खर्च की और उसका डाटा नहीं दे पाई, तो उसमें जुर्माना या आपको दंड या सजा, जेल कुछ नहीं होगा। तो ये जो कथन डी है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा, जब कोई धन विधेयक या साधारण विधेयक राज्यसभा या राष्ट्रपति को पारित किया जाता है तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति का हस्ताक्षर सहति प्रमाणित होता है। यह कथन बिल्कुल गलत है। जब धन विधेयक होता है उसमें लोकसभा अध्यक्ष का साइन तो होता है, पर राज्यसभा का सभापति का कोई साइन नहीं होता। अब बात साधारण विधेयक में ऐसा कुछ होता ही नहीं। साधारण विधेयक में ना तो लोकसभा अध्यक्ष का साइन होता है, ना ही राज्यसभा के सभापति का साइन होता है। उसे नॉर्मल लाया जा सकता है, कोई भी ला सकता है, या कोई भी मंत्री ला ले, कोई भी सांसद ला ले। तो इस रीजन से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है हमारा, किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत साधारण विधेयक या धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर देने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अब ये थोड़ा लॉजिकल पूछा गया है, क्योंकि धन विधेयक आपको बताया गया है कि जो धन विधेयक होता है कि वो कहाँ आता है, वो सिर्फ लोकसभा में आता है। अगर वह लोकसभा में ही पास ना हो पाए तो फिर सरकार तो गिर ही जाएगी। तो यहाँ यही बोला गया है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन जो है बिल्कुल सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है हमारा, कोई विधेयक लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया जाता है तो उसके प्रकार पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। यह कथन बिल्कुल सत्य है। आपको बता दिया है कि लोकसभा स्पीकर किसी बिल को धन विधेयक बोल देता है तो उसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे जा सकते कि लोकसभा स्पीकर ने गलत बोला है, कि ये धन विधेयक नहीं है, जो कथन सत्य है। दूसरा कथन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति या संसद में यह शक्ति निहित है कि वे उस विधेयक के प्रकार को जिसे धन विधेयक माना जाता है प्रश्नगत कर सकता है, भले ही लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है। मतलब ये दूसरे कथन का ही जस्टिफिकेशन है, जो कि गलत है। मतलब उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर लोकसभा का स्पीकर बोल देता है कि यह बिल धन विधेयक मनी बिल है, तो उसे चुनौती ना तो राष्ट्रपति दे सकता, ना ही संसद दे सकता। तो इस रीजन से दूसरा कथन गलत है और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यहाँ पूछा क्या गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है हमारा,
सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। हाँ, यह कथन सत्य है कि सभी जो धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, पर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। कथन दूसरा है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। यह गलत। जो धन विधेयक को बताया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 110 में बताया गया है। कथन थर्ड है हमारा, वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध संविधान के अनुच्छेद 117 में बताया गया है। बिल्कुल सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। पहला कथन सत्य है और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। वित्त विधेयक, जिसे फाइनेंस बिल कहते हैं, के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। गलत। जो वित्त विधेयक होता है वो मनी बिल की तरह ही सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। वित्त विधेयक और मनी बिल में सिर्फ दो समानताएं हैं। बाकी जो वित्त विधेयक सिर्फ साधारण विधेयक की तरह। अब वित्त विधेयक मनी बिल में समानताएं क्या है, ध्यान देने वाली बात है। पहली समानता है कि इसे सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। दूसरी समानता यह है कि इसे राष्ट्रपति ही रिकमेंड करता है। दो समानताएं हो गई। बाकी जो वित्त विधेयक होता है वह साधारण विधेयक की तरह ही पास होगा। जैसे आपको बताया गया है कि जो मनी बिल में सिर्फ लोकसभा में वोटिंग होती है, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती, पर वित्त विधेयक में राज्यसभा में भी वोटिंग होगी। अब वित्त विधेयक में ज्वाइंट सेशन भी बुलाया जा सकता है। मतलब बाकी जो साधारण विधेयक में होता है वो सब हो जाएंगे। सिर्फ दो चीज़ है इसमें, क्योंकि इसे राष्ट्रपति रिकमेंड करेगा, ये सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है और फिर राज्यसभा में जाता है। तो पहला है जो कथन है हमारा वह क्या है, संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। गलत है। संसद के सिर्फ लोकसभा सदन में आएगा, उसके बाद राज्यसभा में आएगा। कथन बी है हमारा, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यह गलत है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर तो आता है, पर यहाँ बोला है किसी भी सदन में, मतलब वही उस किसी भी सदन नहीं, सिर्फ लोकसभा में। इस रीजन से कथन दूसरा हमारा जो है गलत है। कथन तीसरा है हमारा सी है, राज्यसभा वित्त विधेयक में सारभूत संशोधन कर सकती है। हाँ, यहाँ पे राज्यसभा को पावर होती है कि उसमें संशोधन कर सकती है। लोकसभा माने या ना माने उसका डिसीजन फाइनल होता है, पर वो संशोधन कर सकती है। कथन डी है हमारा, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता। गलत। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, वित्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है हमारा, ऐसे इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब हम आपको समझा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस नहीं भेज सकता। इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं। विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर वित्त विधेयक आता है, पहले लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में आएगा। दोनों में अगर पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उसे स्वीकृति दे सकता है, उसे रोक भी सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए भेज भी सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास पावर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि डी में बोला पुनर्विचार, आपको यह भी समझा सकता है, पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, रोक भी सकता है, स्वीकृति नहीं भी दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। पहला कथन है हमारा, संविधान के भाग 22 के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के संदर्भ में उपबंध है। यह गलत है। संविधान के भाग 20 में, इस रीजन से पहला कथन गलत होता। कथन दूसरा है हमारा, संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही पुनर्स्थापित
किया जा सकता है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि राष्ट्र संविधान संशोधन का बिल जब लाया जाता है तो उसमें जरूरी नहीं होता मतलब राष्ट्रपति की परमिशन ले, ऐसा कुछ नहीं। राज्यसभा लोकसभा में अगर पास हो जाता है और बाकी आधे से ज़्यादा राज्यों में अगर पास हो जाता है तो उसमें तो राष्ट्रपति उसमें साइन करना कंपलसरी होगा, वो साइन तो जरूर करेगा। तो इस परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस रीजन से दूसरा कथन भी गलत है। कथन थर्ड है हमारा, संसद और राज्य के विधानमंडल को संविधान के संशोधन करने की शक्ति है। यह कथन भी गलत है। इसमें संसद को तो है, पर इसमें बोला है राज्य के विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल को कोई शक्ति नहीं है। कथन 4 है हमारा, संविधान संशोधन विधेयक सरकारी या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। हाँ, यह कथन सत्य है। जो संविधान संशोधन का जो बिल है, कोई भी मंत्री भी, सरकार का कोई मंत्री ला सकता है या सरकार का कोई सांसद भी ला सकता है। सांसद लाता है तो उसे प्राइवेट बिल कहेंगे और मंत्री लाता है तो उसे सरकारी बिल या गवर्नमेंट बिल कहेंगे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कथन 4 करेक्ट है और ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। संविधान संशोधन बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। पहला है, संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। हाँ, संविधान संशोधन का बिल किसी भी सदन में लाया जा सकता है और किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। वो और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है। दूसरा कथन है हमारा, दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। हाँ, संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक पर और वित्त विधेयक पर लाई जाती है। कथन थर्ड है हमारा, विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। हाँ, अगर बिल संविधान संशोधन की बिल राज्यसभा लाती है तो राज्यसभा में ही पास होना चाहिए और लोकसभा में भी पास होना चाहिए। फिर क्या है इसका कथन का मतलब? फिर विधेयक को राष्ट्रपति ना तो अपने पास रख सकता है और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हाँ, यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। विधेयक को राष्ट्रपति ना तो अपने पास रख सकता है, अपने पास कब रखता है? पॉकेट वीटो का पावर का यूज करके, और ना ही विधेयक को पुनर्विचार के लौटा सकता है, उसे उसमें साइन करना ही पड़ेगा। एक ध्यान देने वाली बात है कि संविधान संशोधन नॉर्मल होता नहीं। संविधान संशोधन काफ़ी मतलब स्पेशल मेजोरिटी से होता है। तो संविधान संशोधन में संसद में तो पास होना ही चाहिए, पर आधे से ज़्यादा राज्य के विधानमंडलों से ही पास होना चाहिए। विधानमंडल मतलब विधानसभाओं से पास होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चारों जो कथन है बिल्कुल सत्य ठहरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। यदि भारत के संविधान के किसी संशोधन द्वारा कतिपय विषयों में परिवर्तन लाना है हो तो ऐसे संशोधन के विधायी उपबंध को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे जाने से पूर्व संशोधन का उतने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जो आधे राज्यों से कम नहीं है अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं? इसका जो मतलब ये बोलना आपको समझा रहे हैं, इतना बड़ा वो लिख के दिया है तो इसको सीधे सिंपल आपको मतलब बोला है कि जब संविधान संशोधन बिल आता है तो राज्यसभा लोकसभा में अगर पास होता है तो उसके बाद राज्य की विधानमंडल में भी जाता है। तो विधानमंडल में कैसे पास होना चाहिए? तो आधे से अधिक विधानमंडलों में पास होना चाहिए। यह बात भी किन किन विषयों में विधानमंडल में जाना चाहिए? तो पहला है हमारा राज्य का संसद में प्रतिनिधित्व। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है 7वीं अनुसूची की कोई सूची। हाँ, यह भी सत्य है। तीसरा है हमारा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत। यह भी सत्य है। और चौथा है हमारा राज्य एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करना हो तब भी आपको ऐसा ही कराना पड़ेगा। इसका यह भी कथन सत्य है। इसका जो चारों कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा। पहला है
संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों में संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। कथन सेकंड है हमारा, उपर्युक्त संशोधन को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले कम से कम 3/4 राज्यों की विधानमंडल का अनुसमर्थन चाहिए। यह गलत है। 3/4 नहीं, आधे से अधिक विधानमंडलों का अनुसमर्थन या समर्थन चाहिए। इस रीजन से दूसरा कथन गलत है, क्योंकि यहाँ 3/4 अमेरिका में होता है, इंडिया में सिर्फ आधे से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, केवल पहला कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों सही है? पहले में भारत की संसद साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। मतलब कौन से ऐसे संविधान में जो विषय हैं कि जिसमें जो संसद है हमारी साधारण बहुमत से पास कर सकती है। साधारण बहुमत आपको पता है, मतलब जितने सदन में आज सदस्य उपस्थित हैं उतने आधे से एक अधिक। अगर मान लो 100 सदस्य हैं तो आधा कितना हुआ? उपस्थित है। टोटल की बात नहीं कर रही, उपस्थित कितने हैं? 100 हैं तो उसका आधा 50 और एक अधिक यानी 51 सदस्य ने अगर बिल के पक्ष में वोट दे दिया तो बिल पास हो जाएगा। यह मतलब होता है साधारण बहुमत। पहला है राज्यों के नाम, उसकी सीमाओं, उसके क्षेत्र का बदलना। हाँ, यह भी बिल्कुल सत्य है। दूसरा है हमारा राज्य विधान परिषद का निर्माण, उसकी समाप्ति। यह भी सत्य है। और तीसरा है हमारा अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। यह भी सत्य है। इसे साधारण बहुमत से आसानी से पास कराया जा सकता है। इसके पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की परमिशन लेना आवश्यक होता है कि नए राज्यों का आपको राज्यों के नाम, उसकी सीमाओं, मतलब सीमा में परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति की परमिशन लेना आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। पहला, संसद संविधान के अनुच्छेद 368 में उपबंधित प्रक्रिया का प्रयोग कर संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। हाँ, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, सत्य है। दूसरा कथन है हमारा, संसद संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के आधारिक लक्षण पे परिवर्तन नहीं कर सकती। हाँ, इसका मतलब होता है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है पर उसका मूलभूत जो ढांचा है वह बदलना नहीं चाहिए कि पूरा ढांचा ही बदल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा है हमारा, संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं है। हाँ, यह भी सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से किन विधेयकों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति सिफारिश की जरूरी होती है? मतलब संविधान में किस विधेयक को लागू करना है आपको, कोई किसी बिल को, तो उसमें राष्ट्रपति की परमिशन आवश्यक होती है। पहला है हमारा, नए राज्यों का गठन या राज्य की सीमाओं में पुनर्गठन का हाँ, यह सत्य है। नए राज्य का गठन करना है, मतलब कोई राज्य ही नया बनाना है तो राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा आपको। और यह राज्य की सीमा में बदलाव करना है तो भी राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। दूसरा है धन विधेयक तो राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही आता है। तीसरा है व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित करने वाले राज्य विधेयक। हाँ, यह भी सत्य है। और चौथा है हमारा, कोई विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है किंतु भारत की संचित नीति से व्यय करना पड़ेगा। मतलब कोई बिल है, धन विधेयक तो नहीं है, तो फिर भी उसे भारत की जो संचित नीति होती है उससे पैसा लेना पड़ेगा उसको, तो राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी पैसा निकालने के लिए। यह भी सत्य है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी एक दिन राज्यसभा की बैठक में 120 सदस्य उपस्थित थे जिन्हें लोकसभा द्वारा पहले ही पारित एक साधारण विधेयक पर मतदान करना था।
75 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में वोट दिया, तो बताओ कौन सा कथन सत्य है। अब ये सिंपल बात है, मतलब राज्यसभा में 120 सदस्य हैं, उसमें से 75 ने वोट दे दिया, तो क्या होगा। तो इसमें क्या, विधेयक पारित घोषित राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा, मैंने विधेयक तो पास हो जाएगा क्योंकि 75 ने तो वोट दे दिया। 120 के आधा 60 होता है, 60 का 1 अधिक 61 हुआ, 61 वोट मिल जाएंगे अगर पक्ष में तो बिल पास हो जाएगा। पर यहाँ तो 75 मिल रहे हैं तो बिल तो पास हो जाएगा, उसे राष्ट्रपति के लिए भेज दिया जाएगा क्योंकि लोकसभा में बोला है तो पास हो गया ऑलरेडी, तो राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।